हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर स्वास्तिका शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 8 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में लाई हूँ। कई बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से आप लोग के एमसीक्यू आ जाते हैं और आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस चीज से रिलेटेड था। तो आज की वीडियोस इन्हीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे है जिनमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है और वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती है ताकि हमें बाहर से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। पर कई बार हमारी इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट काम करती है। तो इस इम्यूनिटी को जो हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है और हमें ही नुकसान पहुंचा रही है हमें प्रोटेक्ट करने की बजाय, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। देखिए, अगर सीधी सी भाषा में हम कहें तो ये है किसी को प्यार करना अच्छी बात है पर किसी को बहुत बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो ऑटो इम्यूनिटी वही ओवर प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटेक्शन करने के चक्कर में हमें ही नुकसान दे देती है। तो ऑटो इम्यूनिटी का पहला एग्जाम्पल है हमारा हाशिमोटो डिसीज। हाशिमोटो डिसीज एक ऐसा डिसीज है जिसमें जो एंटीबॉडीज है वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट बनती है। ये एंटीबॉडीज जो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट बन रही है ये धीरे धीरे करके थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती है। अब हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। पर इस हाशिमोटो डिसीज में जैसा कि आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होता जाता है तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी अमाउंट कम होती जाती है और एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइपो होता है क्योंकि इससे अगला एक डिसीज ऐसा है जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। तो हाशिमोटो डिसीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इसमें आप बाद में जो है गॉइटर के साइंस भी देखेंगे, मिक्स इडीमा के साइंस भी देखेंगे पेशेंट में। गॉइटर जब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगा, मिक्स इडीमा हो जाएगा, फेशियल स्वेलिंग हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा हाशिमोटो डिसीज में। जो सेकेंड डिसऑर्डर है हमारा वो है ग्रेव्स डिसीज। जी बिल्कुल, आंखों से ही आपको पता चल गया होगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। जो ग्रेव्स डिसीज है, ग्रेव्स डिजीज की जो एंटीबॉडीज होती हैं उसे हम कहते हैं LATS, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज। ये LATS, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज जो है थायराइड ग्लैंड में सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट फंक्शन करती है और सेल मेम्ब्रेन को इतना स्टिमुलेट करती है कि वो काम कर करके थक जाता है और स्टिमुलेशन, एक्सेसिव स्टिमुलेशन से क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाएगा बॉडी में। थायरॉक्सिन हार्मोन कम भी बुरा है, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा भी बुरा है। जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाएगा बॉडी में तो पेशेंट को क्या साइंस आएंगे, एक्सेसिवली लीन पेशेंट होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होगी, पेशेंट हीट इंटॉलरेंट होगा, उसको जो है उसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा ही बढ़ा हुआ रहेगा और पेशेंट में एक्सोप्थेल्मोस इस पिक्चर में दिखाया गया है जिसमें जो आईज हैं वो एकदम बड़ी बड़ी हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे आईज बाहर आ रही है, फेस से बल्ज आउट कर रही है। क्यों? क्योंकि रेट्रो बल्बार एरिया में आईज के पीछे इन्फ्लामेशन हो जाएगी और फैट डिपॉजिट हो जाएगा। इस डिसीज को कहते हैं ग्रेव्स डिसीज और ये है हमारा सेकेंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। चलते हैं हम अपने अगले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ। अगला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हमारा एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं आपके एड्रेनल ग्लैंड के अगेंस्ट। एड्रेनल ग्लैंड आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है जिससे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन वगैरह कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये एडिसन्स डिसीज जिसमें एड्रेनल ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी तो उस केस में हमें ये सारे फीचर्स दिखेंगे, जैसे एड्रेनल ग्लैंड जो है वो इनसफिशिएंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, प्रॉपर्ली हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन में कॉपर कलर हो जाएगा, वो भी एडिसन्स डिसीज का फीचर है।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चेंजेस मिलेंगे हमें पेशेंट के, जैसे नौशिया, डायरिया, वॉमिटिंग, या फिर कई बार डायरिया के ऑपोजिट कॉन्स्टिपेशन या एब्डोमिनल एक। स्किन में विटिलिगो होने लग जाएगा, अलग अलग जगह वाइट वाइट पैचेस बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे, और एड्रिनल क्राइसिस हो जाएगा, यानी कि जो एड्रिनलिन है, एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स है, वो बहुत बहुत कम हो जाएंगे। इसके कारण पेशेंट को फीवर, सिनकोप, कन्वल्शंस, हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। तो ये है हमारा तीसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एडिसन्स डिजीज। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ, जो है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस यानी कि होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। पर ये ऑर्काइटिस ऑटो इम्यून डिसीज कब बनता है? देखिए, एक वायरस होता है मम्प्स वायरस, और ये मम्प्स वायरस जो है, मम्प्स वायरस मिक्सोडी फैमिली का वायरस है। मम्प्स वायरस, ये जो मम्प्स वायरस है, ये हमारी टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डिस्ट्रॉय होने लगती है, उसके अंदर लिम्फोसाइट फिल हो जाती है, इन्फिल्ट्रेट होने लग जाती है, और वो धीरे धीरे स्पर्म्स को और सर्टोली सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसके कारण से टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसे कहते हैं हम ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस जैसा ही ओफोराइटिस भी होता है। ओफोराइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ऑर्काइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। तो ये इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस एज अ रिजल्ट ऑफ मम्प्स इन्फेक्शन भी होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की शुरुआत है। इसमें जो है वो टेस्टिस रेड हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, पेशेंट को पेन होता है और फीवर भी होता है। ये है हमारा अगला ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसके बाद है पर्नीशियस अनीमिया। अब आप कहेंगे मैम पर्नीशियस अनीमिया तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, विटामिन B12 की कमी है, कैसी बातें कर रहे हो? पर ये पर्नीशियस अनीमिया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कई बार एंटीबॉडीज बनती हैं आपके इंट्रिंसिक कासल फैक्टर के अगेंस्ट। आपको पता है विटामिन B12 फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, वो हमेशा बाउंडेड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। तो जो विटामिन B12 है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, किसके साथ एब्जॉर्ब होता है? इंट्रिंसिक कासल फैक्टर के साथ एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आपके इंटेस्टाइन में इंट्रिंसिक कासल फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कई बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में एंटीबॉडी बनती है इन ICF, इंट्रिंसिक कासल फैक्टर के अगेंस्ट, और इंट्रिंसिक कासल फैक्टर की अमाउंट कम हो जाती है। इंट्रिंसिक कासल फैक्टर की अमाउंट कम होने के कारण विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और एज अ रिजल्ट पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है, जो एक तरीके का मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है। तो पर्नीशियस अनीमिया कई बार जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें इंट्रिंसिक कासल फैक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब है हमारा अगला टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जॉगरेन सिंड्रोम। जॉगरेन सिंड्रोम, जॉगरेन सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि उन ग्लैंड्स के लिए एक्ट करता है, उन ग्लैंड्स के अगेंस्ट एक्ट करता है जो कि फ्लूइड सेक्रेट करते हैं। जैसे आपकी आईज पता है आपको वेट रहती है, ल्यूब्रिकेटेड रहती है, पर जॉगरेन सिंड्रोम में ऐसे ऑर्गन्स एकदम ड्राई हो जाते हैं। जैसे ड्राई आईज हो जाएगी, ड्राई कफ होगा, जो वेजाइनल सिक्रीशन है वो कम हो जाएंगे और वेजाइनल ड्राइनेस होने लगेगी। जॉइंट्स में पेन होगा क्योंकि उनके बीच का ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाएगा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी क्योंकि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। ड्राई माउथ होगा, और एज अ रिजल्ट कंजक्टिवाइटिस सिका होगा, जो कि आपकी आईज की ड्राइनेस की वजह से है। कंजक्टिवाइटिस सिका हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, जिसके कारण से आपको जो है वो कई सारे कैंडिडा के इन्फेक्शंस हो जाएंगे, और वेजाइनल ड्राइनेस, तो इसीलिए यहाँ पे भी कई सारे फंगस इन्फेक्शन हो जाएंगे। ये है जॉगरेन सिंड्रोम, जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं आपके फ्लूइड सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के अगेंस्ट। फिर आता है हमारा अगला डिसीज, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस आप सभी ने सुना होगा कि जोड़ों की परेशानी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी ही फॉर्म है उस आर्थराइटिस की जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जो एंटीबॉडीज बनती है वो आपके जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनती है, और जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है, जॉइंट्स में फ्रिक्शन होना शुरू होता है और पेशेंट को बहुत पेन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है, धीरे धीरे वो जॉइंट्स घिस जाते हैं। अब ये जो है, इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को गठिया रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गठिया रोग? इसलिए बोलते हैं क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो पेशेंट के जॉइंट्स हैं वहां पे गांठें बन जाएगी स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं, इसीलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस को गठिया रोग बोलते हैं। गांठें बन जाती हैं और ये फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। तो ये था हमारा अगला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं SLES, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस। बहुत डेंजरस है ये सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस। इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अगेंस्ट नहीं, मल्टीपल ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, मल्टी ऑर्गन एंटीबॉडीज बनती है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? लंग्स में अगर एंटीबॉडी बन रही है तो लंग्स का इन्फ्लेमेशन शुरू होने लग जाएगा, प्लूराइटिस, न्यूमोनाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलाई, पल्मोनरी हेमरेज होगा। किडनी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है तो ब्लड होगा यूरिन में। अगर जो है मसल्स के लिए बन रही है तो मसल एक होगा, आर्थराइटिस भी हो सकता है इससे। एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लड धीरे धीरे जो है सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, माउथ में और नोज में अलग अलग तरीके के अल्सर बनेंगे क्योंकि एपिथेलियम डैमेज हो रहा है। तो SLES एक तरीके का बहुत ही खतरनाक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि इमीडिएटली डायग्नोस होना चाहिए और ट्रीट भी होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यहीं पे खत्म करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सभी के सारे फीचर्स बता दिए मैंने, इंपॉर्टेंट जो भी थे। और अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। थैंक यू।